का साजन, साजन की गोरी, शुरू हो गई स्टोरी। मैंने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया फादर, लेकिन अब मैं 3 कत्ल करने जा रहा हूँ। साल 1986 में आई अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म आखिरी रास्ता को तो आपने ना जाने कितनी बार देखा होगा। खासकर से फिल्म के सुपरहिट गाने गोरी का साजन, साजन की गोरी को तो ना जाने कितनी बार आपने सुना होगा और इस गाने पर कई लोगों ने स्टेटस भी लगाए होंगे। दिल की पतंग में नैनों की डोरी, शुरू हो गई स्टोरी। जब इस गाने को ऊटी की हसीन वादियों में शूट किया जा रहा था और अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी जी यहाँ पर इस गाने को शूट करने के लिए आए हुए थे, उस समय तक श्रीदेवी जी की हिंदी में फैन फॉलोइंग तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन साउथ में वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थीं। और अमिताभ बच्चन के लिए फैंस की दीवानगी तो पूछो ही मत। उन्हें देखने के लिए इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और उस समय अमिताभ बच्चन के फैंस को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। खासकर से अमिताभ बच्चन वहां पर जिस होटल में रुके हुए थे, अक्सर सुबह शाम अमिताभ बच्चन के फैंस की वहां पर लाइन लगी रहती थी। और फिल्म के गाने गोरी का साजन, साजन की गोरी को शूट करने के लिए अमिताभ बच्चन जब अपने होटल के रूम से व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट और व्हाइट जूते पहन के निकले और उनके साथ में श्रीदेवी जी पिंक कलर का टॉप और व्हाइट पर रेड डॉटेड स्कर्ट पहने हुए नजर आईं, तो लोगों की नजर उनसे नहीं हट रही थी। इस गाने को बहुत ही खूबसूरती के साथ में वहां पर शूट किया जा रहा था और गाने के कई सीन मैसूर से लगभग 12 किलोमीटर दूर बहुत ही खूबसूरत वृंदावन गार्डन में भी शूट किए गए थे। ये गार्डन इतना खूबसूरत है कि 70s, 80s और 90s में आने वाली कई फिल्मों के गाने यहाँ पर शूट किए गए हैं। पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, वो तो ठीक है मगर वो कब करे। जैसे संजय दत्त की फिल्म सड़क का ये गाना तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है हो, या फिर राजा हिंदुस्तानी का गाना कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया है हो, या फिर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जनता की अदालत का ये टाइटल सॉन्ग हो, तो इस गार्डन में ऐसे 2 या 4 नहीं बल्कि सैकड़ों गाने शूट किए गए हैं। गोरी का साजन, साजन की गोरी गाने में अगर आपने नोटिस किया हो तो श्रीदेवी जी एक जगह पर हमें बोलती हुई नजर आती हैं, नाका माका गो। और हो सकता है कि आपने इस गाने को हजारों बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पर इन शब्दों का मतलब आप नहीं जानते होंगे। नक नक गो, नक नक गो, रोको ना मुझे, रोको ना मुझे। तो आपको बता दें कि इस गाने में बोली गई ये लाइनें कोंकणी भाषा की हैं और कोंकणी भाषा गोवा राज्य में बोली जाती है। और यहाँ पर इस गाने में श्रीदेवी जी जो ये लाइनें बोलती हैं, माँ का नाका गो, इसका मतलब है मैं नहीं चाहती या मैं नहीं चाहता। फिल्म आखिरी रास्ता को अमिताभ बच्चन के करियर की कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली फिल्मों में गिना जाता है, जहां वाकई में अमिताभ बच्चन ने बाप और बेटे वाले रोल में अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल जान डाल दी है। पुलिस वालों से बचने के लिए मुझे उनका खून भी कर सकता है। आप बच नहीं सकते, मैं कहता हूं रुक जाइए। एक तो आखिरी रास्ता की स्क्रिप्ट ही अपने आप में इतनी दमदार थी और ऊपर से जब इससे अमिताभ बच्चन जुड़ गए तो ये फिल्म बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी, जिस फिल्म ने कई ट्रेंड सेट किए थे। और आगे आने वाले समय में आखिरी रास्ता से इंस्पायर्ड होकर कानून को अपने हाथों में लेकर इस तरह से बदला लेने वाली कई फिल्में हमें देखने के लिए मिलने लगी थीं। फिल्म आखिरी रास्ता में जेल में सजा काट चुके एक बाप और पुलिस इंस्पेक्टर बेटे के बीच में जो सीन रखे गए थे वो पूरी फिल्म की जान थे, जहां एक बाप अपनी पत्नी के साथ में बलात्कार करने वाले कातिलों को मारने की कोशिश करता है तो वहीं इंस्पेक्टर बेटा अपने बाप को रोकने की कोशिश कर रहा है। फिल्म आखिरी रास्ता में एक्शन के साथ ही साथ इमोशनल सीन भी ऐसे रखे गए थे जिससे ये फिल्म और भी ज्यादा खास हो जाती है। जैसे एक सीन में ये बाप और बेटे अपनी माँ की कब्र के पास में खड़े होते हैं तो बाप अपने हाथ पर 6 लिखता है और अपने हाथ पर लिखा हुआ ये 6 अपने बेटे को दिखाता है, तो दूसरी तरफ बेटे को ये 9 नजर आता है और बाप उसे बोलता है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। जहां पर वो खड़ा है उसे कुछ और नजर आ रहा है और जहां से बाप देख रहा है उसे कुछ और नजर आ रहा है। ऐसे फिल्म में कई और सीन भी थे जहां पर अमिताभ बच्चन एक सीन में अपनी माँ की कब्र से ये धूल और फूल हटाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो अमिताभ बच्चन अपनी माँ जया प्रदा के चेहरे से ही ये धूल हटा रहे हैं। उस समय अमिताभ बच्चन ने फिल्म आखिरी रास्ता के लिए इतनी मेहनत की, इसमें ये डबल रोल निभाए, लेकिन बाद में फीस के तौर पर 1 रुपए भी नहीं लिया। Look, why don't you mind your own business and get the hell out of here? I should be telling you this. आखिर क्यों आखिरी रास्ता जैसी बेहतरीन फिल्म में काम करने के बाद श्रीदेवी जी का ये कहना था कि वो ये फिल्म साइन करके पछता रही हैं।
फिल्म से जुड़ी ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग बातें हैं तो आप अपना दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को तसल्ली से देखते रहिए। 6 जून 1986 को लक्ष्मी प्रोडक्शंस मद्रास के बैनर तले ये फिल्म रिलीज हुई थी। वैसे आपको बता दें कि फिल्म आखिरी रास्ता कोई ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, एक्चुअली में ये एक रीमेक फिल्म थी। इसके 1 साल पहले साल 1985 में आई कमल हसन की एक ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म ओरू कैदियन डायरी की, और कमल हसन की ये तमिल फिल्म लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी। ये एक सिल्वर जुबली फिल्म थी जो लगभग 175 दिनों से भी ज्यादा थिएटर्स में चलती रही थी। उस समय इसकी ओरिजिनल कहानी तो लिखी थी के भाग्यराज ने, लेकिन उन्होंने इसको डायरेक्ट नहीं किया था। इस तमिल फिल्म का डायरेक्शन किया था भारती राजा ने। लेकिन आगे चलकर जब इसका अमिताभ बच्चन के साथ में हिंदी में रीमेक बनाया गया तो इसका डायरेक्शन किया था इसके ओरिजिनल राइटर के भाग्यराज ने ही। के भाग्यराज एक जाने माने राइटर, डायरेक्टर और एक्टर हैं जिन्होंने तमिल सिनेमा में कई फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले लिखा है। जहां तमिल सिनेमा के एक और जाने माने डायरेक्टर भारती राजा के अंडर में वो असिस्टेंट के तौर पर कई सालों तक काम भी करते रहे। और आखिरी रास्ता उनके करियर की पहली हिंदी फिल्म रही जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था, और आगे चलकर उन्होंने मिस्टर बेचारा और पापा द ग्रेट जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है। हालांकि आपको बता दें कि के भाग्यराज ने फिल्म का हिंदी में डायरेक्शन जरूर किया था, लेकिन उन्हें हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी, और उनके द्वारा ओरिजिनली तमिल में लिखे गए स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को हिंदी में तैयार किया था राही मासूम रजा ने। राही मासूम रजा भी एक जाने माने राइटर हैं जिन्होंने आगे चलकर कई फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखे हैं, और महाभारत के डायलॉग्स भी उन्हीं ने लिखे थे। आखिरी रास्ता में हमें अमिताभ बच्चन डबल रोल में नजर आए थे। उनके अलावा जया प्रदा, श्रीदेवी, अनुपम खेर, दिलीप ताहिल, सदाशिव अमरापुरकर, ओम शिवपुरी और विजू खोटे जैसे एक्टर्स भी हमें नजर आए थे। जाने माने प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद राव ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था, और इसका बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 6 गाने रखे गए थे, और इसके म्यूजिक एल्बम में सुनने के लिए मिले सारे गाने एक से बढ़कर एक थे, और ये गाने लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए थे। खासकर से फिल्म का गाना गोरी का साजन, साजन की गोरी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, यहाँ तक कि ये गाना आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। इस गाने के 2 वर्जन फिल्म में रखे गए थे। इसके अलावा तूने मेरा दूध पिया है के भी 2 वर्जन फिल्म में रखे गए थे। इसके अलावा एक और गाना था पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा। इन बेहतरीन गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, और इन गानों में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू बिखेरा था मोहम्मद अजीज, एस जानकी और अनुराधा पौडवाल ने। आप में से कई लोग शायद लेजेंडरी सिंगर एस जानकी जी के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वो साउथ की एक जानी मानी सिंगर हैं जिन्होंने अपने करियर में तमिल, तेलुगु और साउथ की और भी कई भाषाओं में लगभग 4800 से भी ज्यादा गाने गाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और यहाँ पर गोरी का साजन, साजन की गोरी गाने में हमें एस जानकी जी की आवाज ही सुनने के लिए मिली थी। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए, और उस समय फिल्म ने लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म आखिरी रास्ता इस साल की एक सुपरहिट फिल्म रही थी, और इस साल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में तीसरे नंबर पर रही थी। वैसे आपको बता दें कि 1986 में इस साल दूसरे नंबर पर कमाई करने वाली फिल्म थी श्रीदेवी और ऋषि कपूर की नगीना, और इस साल कमाई के मामले में पहले नंबर पर रही थी दिलीप कुमार, नसरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म कर्मा। वैसे 1986 में चौथे नंबर और 5वें नंबर की फिल्मों के नाम भी आपको बताते हैं। जहां इस साल चौथे नंबर पर फिल्म रही थी जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती की स्वर्ग से सुंदर, और 5वें नंबर पर फिल्म थी जांबाज। और अगर आप 1986 की इन टॉप 5 फिल्मों को थोड़ी और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस साल आई इन 5 फिल्मों में से 4 फिल्में श्रीदेवी जी की हैं। जैसे कर्मा में वो हमें नजर आई थी, नगीना में नजर आई थी, आखिरी रास्ता में नजर आई थी, और बाद में जांबाज में भी नजर आई थी, जो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीदेवी जी की फिल्में कितनी पसंद की जा रही थीं। और जो स्टारडम श्रीदेवी जी को मिला वैसा स्टारडम शायद ही आगे चलकर किसी और दूसरी एक्ट्रेस को मिल पाया हो। और एक साल की टॉप 5 फिल्मों में से 4 फिल्में किसी एक एक्ट्रेस की थीं, ये उस समय अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया था। और आज इतने साल बाद भी आगे चलकर श्रीदेवी जी का ये रिकॉर्ड कोई भी एक्ट्रेस नहीं तोड़ पाई है। फिल्म आखिरी रास्ता को 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली ये 1983 के आसपास की बात है, जब जाने माने प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद्र राव ने अमिताभ बच्चन की फिल्म अंधा कानून को प्रोड्यूस किया था, जिसमें हमें रजनीकांत और हेमा मालिनी भी नजर आए थे। और फिल्म अंधा कानून उस समय अच्छी खासी चली थी, जिसके डायरेक्शन की कमान संभाली थी साउथ और हिंदी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर टी रामाराव ने, जिन्होंने इंकलाब, नसीब अपना अपना और रावण राज जैसी कई हिंदी फिल्मों का डायरेक्शन किया है।
तो उस समय प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद्र राव ने अमिताभ बच्चन को एक और फिल्म के लिए साइन किया था जिसको टी रामा राव ही डायरेक्ट करने वाले थे। फिल्म का टाइटल रखा गया था खबरदार और इसमें अमिताभ बच्चन के साथ में कमल हसन भी काम कर रहे थे। उस समय फिल्म खबरदार को बड़े जोर शोर से अनाउंस किया गया और फिल्म की लगभग 70 से 80% शूटिंग भी कंप्लीट कर ली गई थी। लेकिन उस समय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी फिल्म खबरदार आगे चलकर बंद हो गई थी, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन को ऐसा लगा कि शायद इस फिल्म की वजह से उनकी इमेज लोगों के बीच में काफी नेगेटिव बन जाएगी। एक्चुअली आपको बता दें कि फिल्म खबरदार की कहानी उस समय बहुत ही इमोशनल होने वाली थी, जहां हमें एक मरीज और डॉक्टर के बीच में काफी इमोशनल कहानी देखने के लिए मिलने वाली थी, जब एक मरीज कोर्ट में अपनी इच्छा मृत्यु की डिमांड करता है। तो उस समय इसमें मरीज का ये रोल निभा रहे थे कमल हसन और डॉक्टर वाला ये रोल निभा रहे थे अमिताभ बच्चन। और कहानी के हिसाब से अमिताभ बच्चन जो फिल्म में डॉक्टर वाला रोल निभा रहे थे वो मरीज को दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसको मृत्यु दे देता है। लेकिन जब ये फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई और ये सारे सीन शूट किए गए तो अमिताभ बच्चन को लगा कि ये रिलीज करना सही नहीं होगा। तो उस समय अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म ना रिलीज करने की बात की और प्रोड्यूसर ने उनकी बात मान भी ली। कहा जाता है कि उस समय कमल हसन ने फिल्म के लिए लगभग 25 दिनों तक शूटिंग भी की थी। लेकिन अमिताभ बच्चन उस समय बिल्कुल सुपरस्टार बन चुके थे और उस समय उनकी बात कोई भी नहीं टालता था। तो उस समय फिल्म खबरदार के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद भी ये फिल्म आज तक रिलीज नहीं की गई है। लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूसर ए पूर्ण राव से ये बोला था कि इसके बदले वो उनके लिए किसी और फिल्म में जरूर काम करेंगे। और फिल्म खबरदार के लिए अमिताभ बच्चन ने जो फीस ली है उसी फीस में वो उनकी अगली फिल्म में भी काम करेंगे। और इस तरह से अमिताभ बच्चन ने फिल्म आखिरी रास्ता के लिए 1 रुपए भी अलग से चार्ज नहीं किया था। उसी समय के भाग्यराज एक फिल्म की कहानी लिख रहे थे और इसको डायरेक्ट करने वाले थे भारती राजा। तो इस फिल्म के लिए 1984 में कमल हसन को अप्रोच किया गया और ये फिल्म बनी ओरू कैदियन डायरी के नाम से, जो फिल्म उस समय तमिल सिनेमा में सुपर डुपर हिट रही थी। और आगे चलकर जब ये फिल्म प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद्र राव ने देखी तो ये फिल्म उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने सोचा कि इसका रीमेक उन्हें हिंदी में भी बनाना चाहिए। और चूंकि उनके पास में अमिताभ बच्चन की डेट्स ऑलरेडी अवेलेबल थीं और अमिताभ बच्चन उन्हें एक फिल्म के लिए कमिट भी कर चुके थे, और इस तरह से कमल हसन की तमिल फिल्म ओरू कैदियन डायरी के हिंदी रीमेक बनने का सिलसिला शुरू हुआ। और प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद्र राव ने इस ओरिजिनल फिल्म के राइटर के भाग्यराज से ही इसको हिंदी में डायरेक्ट करने के लिए बोला। हालांकि के भाग्यराज की भी उस समय एक कंडीशन थी और वो ये चाहते थे कि वो अपनी पहली फिल्म तभी डायरेक्ट करेंगे जब इसमें अमिताभ बच्चन काम करेंगे। और प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद्र राव के जरिए के भाग्यराज अमिताभ बच्चन से मिले और फिल्म आखिरी रास्ता बनी। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि पहले के भाग्यराज ने इस ओरिजिनल तमिल फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन लिखा था वो बिल्कुल ही अलग था। लेकिन उस समय उनके द्वारा लिखा गया ये क्लाइमैक्स डायरेक्टर भारती राजा को पसंद नहीं आया और इसके क्लाइमैक्स में उन्होंने अपने हिसाब से बदलाव किया था। जहां तमिल फिल्म के क्लाइमैक्स में हीरो मेन विलेन को बहुत ही अलग तरह से मारता है जब वो जनता को एक भाषण दे रहा होता है और कमल हसन यहाँ पर स्टैच्यू बनकर एक घोड़े पर बैठे होते हैं। तो ये क्लाइमैक्स हमें तमिल की फिल्म में देखने के लिए मिला था, लेकिन जब इसका हिंदी रीमेक प्लान किया गया और इसको के भाग्यराज डायरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने इसके हिंदी रीमेक में अपने द्वारा लिखे गए इस ओरिजिनल क्लाइमैक्स को ही रखा था, जिसमें अमिताभ बच्चन सदाशिव अमरापुरकर को एक गटर के गड्ढे से देखते हैं और वहां पर बम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर वो बच जाते हैं और आखिरी में अमिताभ बच्चन को गोली लगने के बाद भी वो सदाशिव अमरापुरकर को मार देते हैं। ये ओरिजिनल क्लाइमैक्स के भाग्यराज ने लिखा था। वैसे आप तमिल फिल्म का ये पूरा क्लाइमैक्स सीन देखिए और इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सा क्लाइमैक्स सीन आपको ज्यादा अच्छा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे आपको बता दें कि के भाग्यराज इसके पहले भी अमिताभ बच्चन के साथ में एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे। ये फिल्म होने वाली थी मास्टर जी, लेकिन अमिताभ बच्चन को ये कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई थी और उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था। और उस समय फिल्म मास्टर जी के लिए अमिताभ बच्चन के मना कर देने के बाद में के भाग्यराज ने भी इसको डायरेक्ट नहीं किया था और इसके डायरेक्शन की कमान संभाली थी के राघवेंद्र राव ने और इसमें हमें राजेश खन्ना और श्रीदेवी नजर आए थे। खैर उस समय आखिरी रास्ता की ये कहानी सुनने के लिए और डायरेक्टर के भाग्यराज से मिलने के लिए अमिताभ बच्चन चेन्नई गए थे, जहां अमिताभ बच्चन ने फिल्म की ये कहानी सुनी और ये आइडिया उन्हें काफी पसंद आया। लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर के भाग्यराज के बीच में भाषा का एक बहुत बड़ा गैप था, जहां के भाग्यराज को हिंदी नहीं आती थी और अमिताभ बच्चन को तमिल नहीं आती थी। इसके अलावा भी अमिताभ बच्चन के दिमाग में उस समय एक बात और चल रही थी। जब अमिताभ बच्चन को ये लग रहा था कि इसके डायरेक्टर के भाग्यराज इसके पहले तक ज्यादातर फैमिली ड्रामा फिल्में बनाते रहे हैं और शायद वो इस एक्शन फिल्म को उतने बड़े लेवल पर डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे,
खैर ये फिल्म तो अमिताभ बच्चन ने साइन कर ली थी और फिल्म की शूटिंग चेन्नई में स्टार्ट भी हो गई थी। तो शूटिंग के पहले ही दिन अमिताभ बच्चन फिल्म के सेट पर तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें डायरेक्टर के भाग्यराज के ऊपर ये डाउट बना हुआ था कि वो ये फिल्म डायरेक्ट कर पाएंगे या नहीं। तो उस समय अमिताभ बच्चन ने डायरेक्टर के भाग्यराज की एबिलिटी को चेक करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे बोला कि उनके पास में स्क्रिप्ट और डायलॉग तो ऑलरेडी हैं, जिनकी उन्होंने काफी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि एक बार अगर डायरेक्टर पूरा सीन उन्हें बता दें तो अमिताभ बच्चन को ये सीन करने में और भी आसानी हो जाएगी। हालांकि अमिताभ बच्चन को पता था कि ये कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन अमिताभ बच्चन ये जानना चाह रहे थे कि डायरेक्टर को सीन के बारे में और फिल्म के बारे में कितना पता है और वो फिल्म के हर एक छोटे से छोटे सीन की डिटेल को लेकर कितने ज्यादा अवेयर हैं। तो के भाग्यराज ने अमिताभ बच्चन की ये बात सुनकर उन्हें इस सीन के बारे में काफी डिटेल में बताया, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन और जया प्रदा के डायलॉग भी उन्होंने बोलकर बताए। और जिस तरह से के भाग्यराज ने अमिताभ बच्चन को ये पूरा सीन समझाया और डायलॉग्स को उसी इमोशंस के साथ में बोला, तो ये देखकर अमिताभ बच्चन को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि ये फिल्म काफी बेहतरीन बनाएंगे। और अमिताभ बच्चन ने सेट पर जाकर एक टेक में ही अपना ये पूरा सीन कंप्लीट कर दिया था। वैसे आपको बता दें कि पहले फिल्म का टाइटल आखिरी रास्ता नहीं बल्कि कैद की डायरी रखा जाने वाला था, लेकिन आगे चलकर इसके मेकर्स को लगा कि ये टाइटल कुछ खास अपीलिंग नहीं लग रहा है, इस वजह से इसको बदलकर फाइनली आखिरी रास्ता किया गया था। फिल्म आखिरी रास्ता की शूटिंग स्टार्ट हुई और आगे चलकर कई और सीन के दौरान भी अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर के भाग्यराज के बीच में कई क्रिएटिव डिफरेंसेस सामने आते रहे, जहां अमिताभ बच्चन कुछ और तरीके से सीन को शूट करने का प्लान करते थे और के भाग्यराज के दिमाग में कुछ और ही चलता था। जैसे उस समय आने वाली कई फिल्मी पत्रिकाओं में ये खबर छापी गई कि आखिरी रास्ता की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर के बीच में एक सीन को लेकर काफी बहस चल रही थी। ये कब्रिस्तान वाला सीन था जहां पर अमिताभ बच्चन की मां की कब्र होती है और पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए अमिताभ बच्चन यहां पर जाते हैं। वहां पर अमिताभ बच्चन की कब्रिस्तान के पास में खड़े हुए लोगों से काफी बहस होती है और वहीं पर पिता अमिताभ बच्चन भी खड़े होते हैं, जो ये पहचान जाते हैं कि वो उन्हीं का बेटा है और वो कितने अच्छे से अंग्रेजी बोल रहा है। और यहाँ पर इस सीन में अमिताभ बच्चन के पिता वाला किरदार भी यहाँ पर आता है और उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है। हालांकि उस समय अमिताभ बच्चन इस सीन से सहमत नहीं थे, उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में डायलॉग्स होने चाहिए, क्योंकि उस समय इस सीन में अमिताभ बच्चन को ये लग रहा था कि यहाँ पर इस सीन में इंग्लिश में इतने डायलॉग्स हैं और शायद फिल्म देखने वाली ऑडियंस इंग्लिश में ये डायलॉग्स नहीं समझ पाएगी। इस वजह से अमिताभ बच्चन ये चाहते थे कि यहाँ पर बाप और बेटे के बीच में होने वाला ये पूरा संवाद हिंदी में रखा जाए, लेकिन डायरेक्टर के भाग्यराज इस बात पर अड़े रहे कि यहाँ पर हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश में ही बात होगी। हालांकि अगर यहाँ पर लॉजिकली और फिल्म की थीम के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्टर के भाग्यराज बिल्कुल सही थे, लेकिन अमिताभ बच्चन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और देखते ही देखते फिल्म के सेट पर इन दोनों की काफी बहस बढ़ गई। उस समय फिल्म के सेट पर प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद्र राव भी मौजूद थे और उन्होंने पूरी यूनिट को वहां से जाने के लिए बोला और उन्होंने बोला कि सीन को लेकर जो भी बात विवाद है वो डायरेक्टर और एक्टर एक दूसरे के साथ में बात करके सॉर्ट आउट करेंगे। खैर उनके बोलने पर जब सारे क्रू के लोग चले गए और केवल वहां पर अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर बस मौजूद थे, तो डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन को बताया कि देखो फिल्म का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये इंग्लिश में डायलॉग्स उन्हें रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिल्म के हिसाब से जब अमिताभ बच्चन की जया प्रदा से शादी होती है तो जया प्रदा ये चाहती हैं कि अमिताभ बच्चन अंग्रेजी बोलना सीखें। और इस पर्टिकुलर सीन में जब उनकी मां उनके बीच मौजूद नहीं है और यहाँ पर उनकी कब्र के पास में जब इन दोनों बाप बेटों का आमना सामना होगा और ये दोनों एक दूसरे से इंग्लिश में बात करेंगे तो इनकी माँ को कितना अच्छा लगेगा। इस वजह से डायरेक्टर के भाग्यराज ने अमिताभ बच्चन को बोला कि भले ही ऑडियंस को डायलॉग समझ में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि यहाँ पर जो इंग्लिश में डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो ऑडियंस समझ रही है कि ये दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं। खैर उस समय के भाग्यराज के द्वारा डिटेल में अमिताभ बच्चन को इतना समझाने के बाद अमिताभ बच्चन को समझ में आया कि यहाँ पर ये इंग्लिश डायलॉग सही रहेंगे और अमिताभ बच्चन ने के भाग्यराज को बोला कि आप शिप के कैप्टन हैं, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। हालांकि के भाग्यराज ने उस समय अमिताभ बच्चन की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये तक बोला था कि हम इन डायलॉग्स को एक बार इंग्लिश में शूट करेंगे और एक बार हिंदी में भी शूट करेंगे और किसी को हम ये दोनों ही वर्जन दिखाएंगे, तब वो डिसाइड करेगा कि इसमें इंग्लिश वाला सीन रखा जाना चाहिए या हिंदी वाला रखा जाना चाहिए। खैर उस समय तक अमिताभ बच्चन ये बात समझ चुके थे कि यहाँ पर इंग्लिश वाले डायलॉग ही सही रहेंगे और बाद में इसको केवल और केवल इंग्लिश में ही शूट किया गया था। और वाकई में जब ये सीन फिल्म में आता है और बाप और बेटे माँ की कब्र के पास में बैक टू बैक इंग्लिश में बात करते हैं तो वाकई में मजा आता है। Look, why don't you mind your own business and get the hell out of here? I should be telling you this.
वैसे आपको बता दें कि पहले श्रीदेवी ने जब फिल्म की कहानी सुनी थी तो उनका इसमें काम करने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि एक तो ये 2 हीरोइन वाली फिल्म थी और जया प्रदा भी इसमें नजर आ रही थी और ऊपर से उनका किरदार भी कुछ खास नहीं था। इस बारे में आगे चलकर श्रीदेवी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय आखिरी रास्ता उन्होंने केवल इसलिए साइन की थी क्योंकि इसके पहले उन्होंने प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद्र राव की फिल्म खबरदार साइन की थी और ये फिल्म ऑलमोस्ट बनकर कंप्लीट हो गई थी लेकिन रिलीज नहीं हो पाई थी। तो उस समय श्रीदेवी को ये लगा कि प्रोड्यूसर का फिल्म में इतना नुकसान हो गया है, इस वजह से उन्हें एक और फिल्म उनके लिए करनी ही करनी है। तो फिल्म आखिरी रास्ता में श्रीदेवी ने अपने प्रोड्यूसर की वजह से काम किया था, उनका इसमें काम करने का मन भी नहीं था। यहाँ तक कि आगे चलकर श्रीदेवी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर आगे चलकर उन्हें ऐसी फिल्म ऑफर होती तो वो इसमें काम बिल्कुल भी नहीं करती। वैसे आखिरी रास्ता आपने कई बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने श्रीदेवी जी की आवाज के ऊपर नोटिस किया है? एक्चुअली में ये उनकी आवाज है ही नहीं है। इसमें श्रीदेवी जी की आवाज को जानी मानी एक्ट्रेस रेखा ने डब किया है और ये रेखा की ओरिजिनल आवाज है। एक जवान लड़की जब एक लड़के का फोटो सीने से लगाए हुए है, इसका मतलब है वो उससे शादी करना चाहती। वैसे आपको बता दें कि 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला के बाद में श्रीदेवी जी बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम तो करने लगी थी, लेकिन उन्हें हिंदी बोलना उतनी अच्छे से नहीं आती थी। इस वजह से श्रीदेवी जी के करियर की स्टार्टिंग की बहुत सारी फिल्मों में उनकी आवाज को जानी मानी वॉइस आर्टिस्ट कुमारी नाज ने डब किया था, लेकिन फिल्म आखिरी रास्ता के लिए कुमारी नाज ने श्रीदेवी जी की आवाज को डब नहीं किया था, इसको रेखा ने डब किया था। एक्चुअली इसके पीछे एक रीजन ये था कि उस समय कुमारी नाज श्रीदेवी जी के अलावा और भी कई एक्ट्रेसेस की आवाज को डब करने लगी थीं, और जब ये बात श्रीदेवी जी को पता चली कि कुमारी नाज उनके अलावा और भी कई लोगों के लिए हिंदी में डबिंग कर रही हैं, तो श्रीदेवी जी को इस बात पर काफी गुस्सा आया। एक्चुअली में वो ये चाहती थी कि कुमारी नाज केवल और केवल उनकी आवाज बन के ही रहे, लेकिन उस समय कुमारी नाज का भी इस बारे में ये कहना था कि वो एक वॉइस आर्टिस्ट हैं और उन्हें जहां से भी ऑफर आएंगे वो उनके लिए डब करेंगी। कुमारी नाज का ये कहना था कि अगर श्रीदेवी जी ये चाहती हैं कि वो केवल और केवल उनकी फिल्मों के लिए आवाज डब करें तो वो इसके लिए एक बॉन्ड साइन करें, जिस बॉन्ड में ये लिखा होगा कि वो केवल और केवल श्रीदेवी जी के लिए आवाज डब करेंगी और वो उनको ताउम्र पैसे देती रहेंगी। और बस यहीं से बात बिगड़ गई और आखिरी रास्ता में श्रीदेवी जी के लिए रेखा ने डब किया था। और इस बारे में रेखा ने बताया कि वो श्रीदेवी जी की एक्टिंग से और डांस से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। यहाँ तक कि आगे चलकर रेखा ने श्रीदेवी जी की तारीफ करते हुए कहा था कि ये आगे चलकर बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हैं। और आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा, और आगे चलकर रेखा और श्रीदेवी जी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके अलावा इसमें रेखा के द्वारा श्रीदेवी जी के लिए आवाज देने का एक रीजन ये भी था कि इसमें अमिताभ बच्चन नजर आ रहे थे, और आखिरी बार रेखा हमें अमिताभ बच्चन के साथ में पर्दे पर 1981 में आई फिल्म सिलसिला में नजर आई थीं। और इसके बाद अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था, और रेखा ये चाहती थी कि कैसे भी करके वो अमिताभ बच्चन के साथ में काम करें, भले ही वो डायरेक्टली उनके साथ में काम न कर पाए तो उनके साथ में डबिंग करके ही काम करें। तो ये भी एक रीजन था कि रेखा ने श्रीदेवी जी के लिए अपनी आवाज दी थी। वैसे आपको बता दें कि आगे चलकर भी रेखा ने अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में सौंदर्या के लिए भी अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा अनुपम खेर की भी अमिताभ बच्चन के साथ में आई ये पहली फिल्म थी। हालांकि पहले अनुपम खेर को फिल्म में विलेन के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन अनुपम खेर को ये लगा कि फिल्म में विलेन से ज्यादा अमिताभ बच्चन के दोस्त वाले रोल का किरदार अच्छा है, और अनुपम खेर ने ये रोल निभाया था। और इसमें अगर आप अनुपम खेर के लुक को देखेंगे तो इसमें अनुपम खेर का लुक जाने माने डायरेक्टर मनमोहन देसाई के लुक से मिलता जुलता ही रखा गया था, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ में एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं। यहाँ पर मनमोहन देसाई और अनुपम खेर के लुक की ये फोटो आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं। और बाद में इसमें मेन विलेन के तौर पर सदाशिव अमरापुरकर को साइन किया गया था। अनुपम खेर ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म आखिरी रास्ता की शूटिंग का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि उस समय फिल्म आखिरी रास्ता की शूटिंग चेन्नई में चल रही थी, और वहां पर अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर एक होटल में रुके हुए थे। उस समय अनुपम खेर की फिल्म सारांश जस्ट आई ही थी, और अनुपम खेर को अंदर ही अंदर ये लगने लगा था कि जैसे वो सुपरस्टार बन गए हैं। अनुपम खेर ने बताया कि उस समय जिस होटल के रूम में वो रुके हुए थे उस होटल का एसी अच्छे से ठंडा नहीं कर रहा था, और अनुपम खेर को लगा कि यार वो तो स्टार हैं, उनके रूम का अगर एसी काम नहीं करेगा तो वो शूटिंग के लिए कैसे जाएंगे। इस वजह से अनुपम खेर होटल के स्टाफ से बार बार बोलते रहे कि जल्द ही उनके कमरे का एसी ठीक करवाओ, और इस वजह से वो फिल्म के सेट पर थोड़ी लेट पहुंचे। लेकिन अनुपम खेर ने देखा कि अमिताभ बच्चन बिल्कुल दाढ़ी मूछें लगाए हुए एक बड़ा सा मोटा कंबल ओढ़े हुए इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, और फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन अनुपम खेर के आने का ही इंतजार कर रहे थे कि अनुपम खेर आए और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो पाए।
तो उस समय सेट पर अमिताभ बच्चन को देखकर अनुपम खेर काफी नर्वस हो गए और उन्होंने अमिताभ बच्चन से बोला कि अरे सर, वो होटल का एसी काम नहीं कर रहा था। वैसे आपको बता दें कि उस समय चेन्नई का तापमान लगभग 40 डिग्री से भी पार हो रहा था। तो अनुपम खेर ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि सर, आपको गर्मी नहीं लग रही है? आप ये इतना मोटा कंबल ओढ़े यहाँ पर कब से बैठे हो? तो अमिताभ बच्चन ने अनुपम खेर की तरफ देखा और उनसे बोला कि जब मैं गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो गर्मी लगती है और नहीं सोचता हूँ तो गर्मी नहीं लगती है। तो उस समय अनुपम खेर को ये समझ में आया कि जब अमिताभ बच्चन जितने बड़े एक्टर भी इतना एडजस्ट कर रहे हैं तो वो उनके सामने कौन होते हैं। खैर, इस बात के लिए तो वाकई में अमिताभ बच्चन की तारीफ थी कि इतने गर्मी में उनके किरदार को इस तरह से ये मोटा कंबल ओढ़कर शूटिंग करनी थी। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन ने ना डायरेक्टर को एक बार भी ये बोला कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और वो इसके लिए शूट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ में इसको शूट किया था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की अमर अकबर एंथोनी के बाद में आई ये ऐसी दूसरी फिल्म थी जिसमें वो ईसाई बने हुए नजर आए थे और इसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था। हालांकि इसके पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म अदालत, देश प्रेमी और महान में भी उनके डबल ट्रिपल रोल हमें देखने के लिए मिल ही चुके थे और आखिरी रास्ता के बाद भी आगे चलकर उन्होंने फिल्म सूर्यवंशम में बाप और बेटे का ये रोल निभाया था। 1986 में जब आखिरी रास्ता रिलीज हुई तो एक बहुत बड़ी हिट फिल्म के तौर पर सामने आई। लेकिन आपको बता दें कि आखिरी रास्ता के बाद में अमिताभ बच्चन फिल्मी करियर से एक ब्रेक लेकर पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर रहे थे और 1986 में आई आखिरी रास्ता उनकी आखिरी फिल्म थी और लगभग 2 साल तक वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। इस दौरान उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं की। खैर, पॉलिटिक्स में अमिताभ बच्चन का करियर कुछ खास सफल नहीं हो पाया और आखिरी रास्ता के 2 साल बाद 1988 में फिल्म शहंशाह से उन्होंने फिर से वापसी की। इसके अलावा जिस साल आखिरी रास्ता रिलीज हुई थी उस साल फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन नहीं किया गया था। उस समय वीडियो पायरेसी के खिलाफ में पूरी फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर आई थी और इसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रही थी। इस वजह से इस साल ये अवार्ड नहीं दिया गया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर इस साल ये अवार्ड फंक्शन होता तो ये आखिरी रास्ता के लिए अमिताभ बच्चन को ही मिलता। वैसे आपको बता दें कि पहले फिल्म में जया प्रदा वाले रोल के लिए जानी मानी एक्ट्रेस माधवी को अप्रोच किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई और बाद में इस रोल को जया प्रदा ने निभाया था और जया प्रदा इसमें अमिताभ बच्चन के एक किरदार की पत्नी बनी हुई नजर आई थी तो अमिताभ बच्चन के दूसरे किरदार की मां बनी हुई भी नजर आई थी। लेकिन रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो जया प्रदा अमिताभ बच्चन से लगभग 20 साल छोटी हैं। तो वहीं इसमें अनुपम खेर हमें यंग अमिताभ बच्चन के पिता के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो अनुपम खेर अमिताभ बच्चन से लगभग 12 साल छोटे हैं। इसके अलावा फिल्म का पॉपुलर गाना गोरी का साजन साजन की गोरी गाने की अगर आप धुन को देखेंगे तो ये धुन काफी हद तक साल 1981 में आई फिल्म बीबी ओ बीबी के गाने गोरी हो काली हो की धुन से मिलता जुलता नजर आता है। गोरी हो काली हो जनक दे वाली हो, जिसमें हमें रणधीर कपूर नजर आए थे और आगे चलकर इसी धुन पर एक और गाना बनाया गया था फिल्म साथिया का चोरी पे चोरी, जिसको भी आप यहाँ पर मैच करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी जी की बहुत ही यादगार फिल्म आखिरी रास्ता से जुड़ी हुई कुछ यादों के बारे में और अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और अमिताभ बच्चन की कुछ वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से मैं आखिरी रास्ता को मानता हूँ। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम, शहर का नाम और उस समय टिकट के प्राइस के बारे में भी जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।